भी मेरे पीछे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहे हैं, इसके बनने का रीज़न क्या है या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की क्या वजह होती है, तो आम तौर पर आप यही सवाल का जवाब देंगे कि भाई देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या फिर लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराने के लिए किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। अब ये वो वजह है जो आप किताब में पढ़ते होंगे या किसी के मुँह से सुनते होंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी दिमाग चलाया होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो मूल रीज़न है, जो बेसिक रीज़न है, वो होता है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, तू मैं गुत्थम गुत्था। ये असली वजह होती है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे जाने की। इसको ऐसे समझते हैं, आपका घर है, उसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा होता है, इनविजिबल कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आपको अच्छी शिक्षा देनी होती है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी होती है, माँ बाप आपका ध्यान रखते हैं। ये वो घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हर घर में माने जाते हैं। सब कुछ अच्छा हो, आपको ये सिखाया जाए कि भाई किसी से लड़ाई नहीं करना, इस तरीके से बात। लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो घर का राजा है, जो मुखिया है, जो पिताजी हैं, माताजी हैं, ये आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि भाई आपसे उससे आपका नुकसान हो। तो इसी तरीके से अब से पहले जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर जो मुगल्स हैं, वो हमारी भलाई के लिए काम कर रहे होते, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या थी? सब तो हमारा भलाई का काम हो रहा है, हमें जरूरत क्या है? सब अधिकार हमारे पास है। लेकिन झगड़ा हुआ, इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब इस घर में, एग्जाम्पल वाले घर में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आएगा? आप भाई भाई है, अब जमीन का विवाद शुरू हुआ, आपने कहा जी नाले के पार की जमीन तो मैं लूंगा, आप कह रहे हो नहीं जी मैं लूंगा। अब होगी लिखा पढ़ी, रजिस्ट्री आप करवाओगे, और वो जो रजिस्ट्री होगी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी। उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही तो आप चल रहे हो, उस रजिस्ट्री के हिसाब से ही तो आप अपनी ज़मीन बांट रहे हो। और ऐसा होगा, अब आपके पास फ़ोन आने लगेंगे कि यार सही से करवा लेना रजिस्ट्री, भाई दाखिल खर्च करवा लेना, ऐसा ना हो सामने वाली पार्टी जो है वो फिर से केस डाल दे जी मैंने तो ज़मीन बेची ही नहीं। तो ये नियम कानून आपकी फैमिली में लागू हो गए। ठीक उसी तरीके से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोवाइड करा फंडामेंटल राइट्स। हमारे झगड़े हो रहे थे मुगल से, झगड़े हो रहे थे हमारे अंग्रेज़ों से, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दे दिए फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। अब ये मूल अधिकार किस तरीके के हैं कि भाई आपको राइट टू इक्वालिटी है, आपको रिलीजन का अधिकार है, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो राइट्स उस समय अंग्रेजों के पास तो थे, आपके पास नहीं थे। आप शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई हमें भी फंडामेंटल राइट्स दो, राइट टू इक्वालिटी दो। अंग्रेज कह रहे थे कि नहीं देंगे, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोवाइड करा दिए। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं किसके खिलाफ मिले हैं। ये आपको मिले हैं स्टेट के खिलाफ, राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये सरकार ही तो थी जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। जैसे कि अगर हम औरंगजेब की बात करें तो उस समय उसने लगाया जजिया। अगर आप गैर मुस्लिम हैं, आप जा रहे हैं अपनी तीर्थ यात्रा पर, तब तो आपको टैक्स देना था, जजिया देना था। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको टैक्स नहीं देना। अब ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ की बात हो गई, जो हम आज नहीं मानते हैं। या फिर अगर आप ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के समय उन्होंने बनाया रॉलेट एक्ट कि भाई किसी भी पर्सन को बिना रीजन दिए, बिना ट्रायल किए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। अब ये दोनों ही किस्से ऐसे हैं जहां पर आर्बिट्रेरीनेस हमें दिखाई देता है कि मतलब जो राजा की मर्जी है वो कर रहा है। इसीलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उसमें हमने ये स्कोप छोड़ दिया कि भाई अब जब मुगलों ने हमारे साथ ऐसा किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ऐसा किया, तो अब आगे से कोई ऐसी अथॉरिटी ना आ जाए जो फिर से ऐसा करे। और इसीलिए हमने ये फंडामेंटल राइट्स स्टेट के खिलाफ दिए हैं। ऐसा नहीं कि आपको पड़ोसी के खिलाफ दिए हैं। आप कहें कि भाई फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच आपको है, आप जाके पड़ोसी को कुछ बुरा भला कहने लगे, वो राइट तो आपको पहले भी था। जैसा भी, जिस भी हाल में, जिस भी सिचुएशन में आपको दिया गया हो, जैसे भी ब्रिटिशर्स के समय था, जैसे आपको था वैसे आपके पड़ोसी को था। या फिर मुगल काल में जो उनका लिमिट थी देने की, उसी हिसाब से आपको थी, उसी हिसाब से आपके पड़ोसी को थी। आज भी वही सिचुएशन है कि भाई जो आप, जिस तरीके से आप लड़ाई अपने पड़ोसी से कर सकते हैं, जितने अधिकार आपको उसके खिलाफ हैं, वो उस समय भी उसी तरीके से थे। उनकी डिग्री कम हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, भाई अकबर जैसे आपके साथ व्यवहार करता वैसे आपके पड़ोसी के साथ करता है, ब्रिटिशर्स जैसे आपके साथ व्यवहार करते वैसे आपके पड़ोसी के साथ करते। तो ऐसा नहीं है कि राइट्स आपको इंडिविजुअल के खिलाफ दिए गए, ये दिए गए स्टेट के खिलाफ। और इसीलिए स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में सबसे पहले बताई जाती है
की डेफिनेशन ऑफ स्टेट या फिर स्टेट क्या होगा। अब आमतौर पर हम यही दिमाग लगाते हैं, इसको समझना क्या है, स्टेट माने भारत सरकार या फिर राज्य की सरकार, ठीक बात है। लेकिन इससे अलग इसमें और भी पॉइंट्स आते हैं। वो ये कहता है इस पॉइंट्स में 4 बातें बोली जाती हैं कि इस राज्य में एक तो भारत सरकार, भारत संसद, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक उसी तरीके से जैसे सेंटर पे है वैसे स्टेट में, और इससे अलग लोकल अथॉरिटीज, भाई पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, और चौथे पॉइंट में ये कहता है अदर अथॉरिटीज। अब ये अदर अथॉरिटीज जो है, अदर कौन, अदर का तो मतलब अदर, अन्य, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है। और ये जितनी भी अथॉरिटीज हैं ये या तो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है या फिर उसकी टेरिटरी, भारत की टेरिटरी में, मतलब ऐसी भी तो कोई अथॉरिटी हो सकती है एम्बेसी वगैरह जो विदेश में काम कर रही हो, लेकिन अंडर में तो वो भारत सरकार के हो, तो इसीलिए या तो वो टेरिटरी में हो या फिर उसके कंट्रोल में हो। तो ये 3 बातें तो समझ में आ गई कि भाई भारत सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, लोकल अथॉरिटीज हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, लेकिन अदर क्या है। अब इस अदर ने ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये बात हो रही थी कि इसमें अदर ऐड किया जाए या नहीं, तो कुछ लोगों ने इसका अपोज किया कि भाई इसको अदर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात नहीं मानी गई और इसीलिए इसको रहने दिया गया। और ये ठीक भी था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हुए जब हमने जहां पर देखा कि ऑर्गेनाइजेशन को एज अ स्टेट लिया गया, उसको भारत सरकार माना गया, और जो फैसला सुनाया गया वो इंडिविजुअल के हक में सुनाया गया। अब इस अदर अथॉरिटी को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपका घर है, आपके घर पे बच्चे आए हुए हैं, रिश्तेदारों के, भाई मामा के बच्चे आए हुए हैं। अब होगा क्या कि उसकी सारी जिम्मेदारी, उन बच्चों की सारी जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर होगी। अब उनका खाना भी आपकी जिम्मेदारी होगी, रहना भी, ऐसा नहीं है कि उनका खाना मामा के घर से आ रहा होगा रोज। अब होता क्या है कि मान लीजिए खेल खेल में वो पड़ोसी के घर का शीशा तोड़ देते हैं। अब क्या होगा, अब ऐसा तो होगा नहीं आप मामा को फोन मिलाएंगे कि भाई आ जाइए, अपने आपके सुपुत्र ने या सुपुत्री ने जो है शीशा तोड़ दिया, उसको ठीक करवाइए। कोई ऐसा हजारों में एक आधा महानुभाव होगा केकेआर की तरह जो इस तरीके के काम करवाएगा। अदरवाइज आप उसकी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे उस शीशे को ठीक करवाने में। ठीक उसी तरीके से जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, एसबीआई है, ओएनजीसी है, उसकी जिम्मेदारी सरकार पे है और इसीलिए वो स्टेट माना जाएगा। इसीलिए जो चौथा व्यक्ति, 5वां व्यक्ति जो मामा के बच्चे थे, भाई आप, आपके मम्मी पापा, आपके सिस्टर ब्रदर, ये सब तो उसी घर का पार्ट है, लेकिन जो रिलेटिव्स आए हुए हैं वो भी उस समय उस घर का पार्ट माने जाएंगे, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी आप ही उठा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे भारत सरकार बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की उठा रही है। तो अगर केस आता है कि भाई एसबीआई की सारी जिम्मेदारी एक तरीके से भारत सरकार के पास ही है, तो वो स्टेट माना जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल इसी में लें कि अगर कोई व्यक्ति जो कि इस समय किराए पे रह रहा है, किराएदार की तरह रह रहा है, तो वो ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, वो अपना खाना अपना पहनना खुद करेगा, खुद कमा रहा है, खुद रह रहा होगा। अब वो व्यक्ति अगर पड़ोसी के घर का शीशा तोड़ता है तो आप ये नहीं कहोगे नहीं जी हम बनवा देंगे, वो तो खुद बनवाएगा, क्योंकि भाई वो तो किराएदार है। आप तो चाहेंगे कि मकान मालिक तो ये चाहते हैं कि किराएदार हमारा पूरा घर ठीक करवा दे, लेकिन अभी होगा क्या कि वो किराएदार इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की तरह काम कर रहा है, फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहा, मकान मालिक से कोई पैसा नहीं ले रहा, इसीलिए उसको स्टेट, राज्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आप पर किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं डाल रहा। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि सरकार से कोई किसी तरीके से कोई फेवर ना ले रहा हो, कोई फाइनेंशियल एड, पैसों से सहायता ना ले रहा हो, तो उसको स्टेट नहीं माना जाएगा। ऐसा जो है हम यहाँ पर देखते हैं। अब एक केस हुआ 1981 में, ये जो अदर अथॉरिटी है इसने ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज करी हैं। इसको समझने के लिए कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दिए हैं कि कैसे किसी अथॉरिटी को स्टेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो 1981 में एक केस हुआ, एक पर्सन थे अजय हासिया, ये बेचारे जो है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर में, जो कि आज के टाइम में NIT श्रीनगर जाना जाता है, और ये कॉलेज नहीं है तो अपने आप में एक जन्नत है। आप इसके फेसबुक पेज पे जाइए, देखिए इसकी फोटोज़, जब बर्फ़ गिर रही है तो मतलब लोग तो सोचते हैं कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद, शादी के बाद वहाँ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है, या इसमें अगर ऐसा सोच रहे हो वहाँ के बच्चे कि कॉलेज ख़त्म करने के बाद, शादी करने के बाद फिर से यहीं आएंगे, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। बहुत सुंदर जगह है।
तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये अजय हासिया जो है इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं। 2 प्रोसेस थे, पहला रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा वाइवा का। रिटन एग्जामिनेशन में बड़े शानदार नंबर ये अचीव करते हैं, और वाइवा जब इनका होता है इनसे आलू गोभी पूछ लिए जाते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, और बताओ चावल के क्या दाम है, रायते कैसा है, मतलब बहुत जनरल क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस इनसे नहीं पूछे जाते। अब जब आता है रिजल्ट, तो रिजल्ट आने में ये व्यक्ति जो है फेल हो जाते हैं। फेल हो गए कोई बात नहीं, फेल मतलब फेलियर भी जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन होता क्या है ये देखते हैं कि जो दूसरे बच्चे थे जिनके रिटन एग्जामिनेशंस में कम मार्क्स थे, वो इंटरव्यू के बेसिस पे, वाइवा के बेसिस पे पास हो गए। अब इनको इस बात का गम नहीं था कि भाई वाइवा की वजह से वो पास हो गए, इस बात का इनको इशू था कि वाइवा में मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए जिसका कोई मतलब ही नहीं था, और जो कहीं से कहीं तक कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा हो। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात हो तो कोई बात ही नहीं। अब इसीलिए ये व्यक्ति केस मारता है इस रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, और इस केस को कहा गया अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 का केस है। अब इस केस में कोर्ट जो है वो अजय हासिया के फेवर में फैसला सुनाता है, और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को स्टेट मानता है, भारत सरकार मानता है, और इसके साथ साथ वो गाइडलाइंस भी डालते हैं कि कैसे किसी अथॉरिटी को स्टेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और कोर्ट क्या कहता है कि अगर कोई अथॉरिटी ऐसा है जिसका सारा का सारा जो भी रेवेन्यू है वो सरकार के पास जा रहा हो, तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जितना भी पैसा आ रहा हो सरकार के पास जा रहा हो, उसको स्टेट माना जाएगा, या फिर उसके सारे खर्चे, उस अथॉरिटी के सारे खर्चे जो है वो सरकार उठा रही हो, या फिर उसको मोनोपोली स्टेटस हो, मतलब स्वतंत्रता से उसको काम करने की आज़ादी हो, और भारत सरकार के संरक्षण में अंडर द अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको मोनोपोली स्टेटस दिया गया हो, या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पर बहुत ज़्यादा हो, इससे अलग वो पब्लिक फंक्शंस को निभा रहा हो, यानी पब्लिक के लिए काम कर रहा हो, और साथ ही साथ या तो ऐसी चीज हो जो एक मेन पॉइंट हो जाता है कि उसके पास गवर्नमेंट का कोई मतलब ब्रांच हो, मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा अपने फंक्शंस को डिवाइड किया और एक फंक्शन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया कि भाई मेरा ये काम तुम करोगे, तो एक स्ट्रांग पॉइंट हो जाता है उस अथॉरिटी को स्टेट मानने के लिए। तो ये 5-6 पॉइंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करे कि इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेट होगा कि नहीं होगा। इसके बाद ऐसा ही एक केस 1987 में हुआ, जहां पर यह केस हुआ हसन अली वर्सेस डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन आंध्र प्रदेश। यहां पर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने इसी तरीके के पॉइंट्स ले डाउन करे कि भाई कोई अथॉरिटी स्टेट मानी जाएगी अगर उसके सारे खर्चों की जिम्मेदारी भारत सरकार पर हो, या फिर भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट पर का उस पर बहुत कंट्रोल हो, और साथ ही साथ वो पब्लिक के फंक्शंस को प्ले कर रही हो और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को निभा रही हो। जैसे इसमें कहा कि गवर्नमेंट का कोई ब्रांच उसके पास हो, ठीक उसी तरीके से सरकार की अगर कोई एक्टिविटी वो ऑर्गेनाइजेशन निभा रहा है। और इससे अलग ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए, 2 या उससे ज्यादा भी पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो उस अथॉरिटी को स्टेट मान लिया जाएगा। अब यहां पर ये देखना है कि इसमें कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया, इसमें कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया। होता क्या है, जो कोर्ट है, जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कोर्ट सिचुएशन के हिसाब से फैसला सुनाता है, वो ऐसा नहीं है कि उसका जो पुराना फैसला है वो रिजिड है, उसके बेसिस पर ही वो आगे चीज़ों को सुनाएगा। पिछले कि भाई जज साहब आपने पिछले केस में ये सुनाया था, इसके बेसिस पर ये फैसला ही आपको देना होगा, ऐसा नहीं है। कोर्ट सिचुएशन के हिसाब से फैसलों को सुनाता है। ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर और जितने भी ऐसे कंट्रोवर्शियल मतलब जितने भी आपको डाउटफुल वाले इश्यूज लगते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई प्राइवेट अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी स्टेट हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी ऐसे फंक्शंस निभा रही है, गवर्नमेंट के इतने सारे फंक्शंस निभा रही है कि वो गवर्नमेंट की तरह ही लगने लगे, तो उसको भी स्टेट माना जाएगा। ये केस हुआ स्टार एंटरप्राइजेस वर्सेस जो मुंबई का जो नगर निगम है उसके खिलाफ, 1990 का केस था। इसमें प्राइवेट बॉडी को स्टेट माना गया। ये कहा गया कि प्राइवेट बॉडी गवर्नमेंट की तरह ही काम कर रही थी, उसके फंक्शंस को निभा रही थी और इसीलिए उसको स्टेट माना गया। अब बीसीसीआई है, आमतौर पर हमें लगेगा कि बीसीसीआई जो है वो भारत सरकार के लिए काम कर रही है, लेकिन ऐसे केस में कई सारे केस इस बीसीसीआई को लेकर हो चुके हैं, लेकिन हर बार कोर्ट ने
यही कहा है कि बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, भारत सरकार से कोई पैसों की सहायता नहीं लेती और इसीलिए बीसीसीआई को स्टेट नहीं माना जाता। ये एक इंडिविजुअल की तरह इसमें इसको लिया गया। भारत सरकार, इसके खिलाफ आप फंडामेंटल राइट्स यूज नहीं कर सकते बीसीसीआई के। अब ये तो हो गई सारे अथॉरिटीज़ की बात कि भाई कोई अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टेट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। अब एक पॉइंट उठा है कि जुडिशियरी को स्टेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा 2002 का रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा का केस। इस केस में क्या होता है, ये मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ 1985 में डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं लोअर कोर्ट में। अब होता क्या है, 1985 से 2002 आ जाता है लेकिन इनको डाइवोर्स नहीं मिल पाता। आमतौर पर ये मर्जी से डाइवोर्स फाइल करते हैं। कोर्ट चाहती है, कोर्ट उंगली करती रहती है कि भाई ये किसी तरीके से जो है सुलह हो जाए, जैसे आमतौर पर हमारे हिंदू समाज में या फिर हमारे हिंदुस्तान में होता है कि भाई सुलह करवा दे, पति पत्नी का तलाक ना हो। तो ऐसा ही कोर्ट भी चाह रही थी। अब ये मामला खिंचता रहता है 18 महीने बाद, उस डाइवोर्स को फाइल करने के 18 महीने बाद जो लेडी है वो अपना केस वापस ले लेती है कि भाई मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। अब इस तरीके से ये केस फिर आगे खिंचता रहता है। लड़का कहता है कि नहीं मुझे तो चाहिए। तो 2002 आ जाता है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, 5.5 लाख रुपए उस व्यक्ति से, अशोक खुर्रा से जमा करवाती हैं और फाइनली डिसीजन देती हैं तलाक का। और यहाँ पर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जो लोअर कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया और इन्होंने ज़बरदस्ती फैसले को डिले किया है। इससे अलग यहाँ पर वो उस बात के बारे में बोलता है कि जुडिशरी को स्टेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। वो ये कहता है कि किसी भी केस में जो जुडिशियरी है वो ऐसा काम नहीं कर सकती कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। दरअसल इस केस में एक और चीज सामने आई, क्यूरेटिव पिटीशन। वो हम बाद में देखेंगे कि भाई एक बार आपने फैसला सुना दिया, फैसला सुनाने के बाद जो व्यक्ति था वो फिर से एक बार कोर्ट में गया कि भाई फैसले को देख लो, जांच लो, आपने नहीं सही नहीं सुनाया। फिर से कोर्ट कह देती है कि नहीं भी हमें जरूरत नहीं देखने की। फिर से ये दोबारा कोर्ट के पास जाते हैं और अब कोर्ट कहती है कि भाई जब हम एक बार पहले फैसला सुना चुके हैं, उसके बाद एक बार देख भी चुके हैं, अब तीसरी बार क्या जरूरत है कि फिर से फैसले को देखा जाए। इस तीसरी बार में ही कोर्ट उस व्यक्ति के फेवर में फैसला सुनाती है और क्यूरेटिव पिटीशन चीज निकल के आती है। तो यहां पर कोर्ट ये कहती है कि लोअर कोर्ट की गलती है, उसको फैसला टाइम पे सुनाना चाहिए था। और स्टेट के बारे में ये बोलती है कि जुडिशियरी को स्टेट इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि किसी भी केस में वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जजमेंट नहीं देगी। भाई हमने देखा कि आपको फंडामेंटल राइट्स के स्टेट के खिलाफ दिए गए फंडामेंटल राइट्स, और इसीलिए कोर्ट कह रहा है कि हम फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई जजमेंट सुनाएंगे ही नहीं, तो इसीलिए हम स्टेट होंगे नहीं। लेकिन इससे पहले हो क्या रहा था, हाई कोर्ट ने क्या कहा या लोअर कोर्ट ने क्या करा, उस पर्सन के एक तरीके से फंडामेंटल राइट के खिलाफ ही तो कोर्ट ने खुद माना कि डिले भी तो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ही है। लेकिन जुडिशियरी की अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जब भी हम जुडिशियल प्रोसेस में हैं तो हम स्टेट नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रहे हैं, जैसे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह है कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं कोर्ट के ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। तो जब अपॉइंटमेंट्स की बात आ जाती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की बात आ जाती है, तो वहाँ पर जुडिशियरी को हम स्टेट मान सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन, और इसीलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन को मेंशन किया गया है ताकि आप ये समझ सकें कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके खिलाफ प्रोवाइड किए गए हैं, स्टेट क्या क्या है। और कोई नई अथॉरिटी, अदर का स्कोप इसलिए छोड़ा गया कि कोई नई अथॉरिटी जो है उसको स्टेट में डाला जाए या नहीं डाला जाए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है स्टेट। इससे आप समझ सकते हैं क्या स्टेट है क्या स्टेट नहीं है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।